इमेजिन करते हैं अगर कोई भी एक हॉट ऑब्जेक्ट हमारी किसी भी बॉडी पार्ट से आके टच हो, लाइक हॉट पेन अगर हमारे फिंगर से या हैंड से टच हो, तो एक मैकेनिज्म बॉडी रिस्पॉन्स के तौर पे परफॉर्म करती है विच इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। इस रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, जैसे ही हैंड कांटेक्ट में आता है उस हॉट पेन के साथ, तो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। इसकी वजह से हमारा हाथ या फिंगर जिस एरिया पे भी वो हॉट ऑब्जेक्ट टच हुआ है वो खुद ब खुद मूव अवे होता है, पीछे की तरफ हटता है, ताकि हम उस स्टिमुलस से बच सकें। ये सारा बॉडी का रिस्पॉन्स इतना इनवॉलंटरी, क्विक और शॉर्ट होता है कि ब्रेन हमें सोचने समझने का मौका तक नहीं देता कि हमें आइदर ये पता हो कि बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी, क्या स्टिमुलस हमें मिला है, क्या ट्रिगर कर रहा है और किस तरीके से हमें इसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करना है। तो आज हम इस वीडियो में जिस बॉडी सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट और फैसिनेटिंग बॉडी सिस्टम है जिसे हम नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम नर्वस कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। तो इससे पहले जैसे आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज इस वीडियो में हम लोग बात करने लगे नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक बता दूं कि हम इसे नर्वस कोऑर्डिनेशन क्यों कहते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन हम इसे क्यों नाम दे रहे हैं। बेसिकली ये नर्वस सिस्टम एक ऐसे कोऑर्डिनेशन में काम करता है, एक ऐसा पाथवे बनाता है जिसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि जो भी स्टिमुलस हमें मिल रहा है, आइदर वो इनसाइड द बॉडी हो या आउटसाइड द बॉडी हो, उसके अगेंस्ट में बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स करना है वो हमें अंडरस्टैंड हो सके। और ये अंडरस्टैंडिंग किनके दरमियान होती है, ये अंडरस्टैंडिंग बिटवीन रिसेप्टर एंड अफेक्टर के दरमियान होती है। अब यहाँ पे रिसेप्टर्स क्या हैं, ये वही रिसेप्टर्स हैं जो किसी भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और रिसीव करते हैं वो स्टिमुलस जो कि इनसाइड द बॉडी हो या आउटसाइड द बॉडी हो, ताकि बॉडी को ये पता लग सके कि हमें क्या रिस्पॉन्स करना है उस स्टिमुलस के अगेंस्ट। और अगर हम बात करें इफेक्टर्स की, तो इफेक्टर्स क्या हैं, इफेक्टर्स बेसिकली वो मसल्स हैं कि जिस एरिया पे वो हॉट ऑब्जेक्ट आके टच हुआ था, लाइक अगर हम अपने हैंड के मसल्स की बात करें तो उन्होंने उसके अगेंस्ट में क्या रिस्पॉन्स करवाया था, उसको हम कहते हैं इफेक्टर्स। अब यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आपको एक पाथवे समझाने की। लाइक हॉट फ्राई पैन हमारे हाथ के साथ टच हुआ, अब जो हमारे हाथ के सेल मेम्ब्रेन्स हैं उस मेम्ब्रेन्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने उस स्टिमुलस को डिटेक्ट किया और उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स क्या होता है, नर्व इंपल्स एक ऐसा एक्शन पोटेंशियल है जो कि न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। सीएनएस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हमारी बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कंट्रोल करता है थ्रू आउट द मैकेनिज्म और परफॉर्मेंस ऑफ बॉडी, वो है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। अब जैसे ही ये नर्व इंपल्स न्यूरॉन्स के थ्रू, जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, वो सीएनएस तक जाता है यानी ब्रेन तक जाता है, वो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को, उस नर्व इंपल्स को प्रोसेस करता है, डिटेक्ट करता है, रीड करता है। अब जैसे ही इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके ब्रेन ये फाइनलाइज डिसीजन कर लेता है कि क्या रिस्पॉन्स परफॉर्म करवाना है, तो वो कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को ट्रांसमिट करता है थ्रू मोटर न्यूरॉन्स, और ये मोटर न्यूरॉन्स उस मैसेज को, उस न्यूरोट्रांसमीटर को लेके जाते हैं टूवर्ड्स इफेक्टर्स यानी उस मसल के पास, और उसके पास जाके ये उसको ट्रांसमिट करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं ताकि वो रिस्पॉन्स शो कर सके। अब लास्ट में हमारे पास एक रिस्पॉन्स हमें मिलता है, यानी कि अगर वो हॉट फ्राई पैन हमारे हाथ से टच हुआ था तो अब हमें इसके रिस्पॉन्स में क्या करना है, अपने हाथ को पीछे पुल करना है यानी हाथ हटाना है हमें। तो बेसिकली ये पूरा एक मैकेनिज्म जो है इसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था नर्वस कोऑर्डिनेशन का कि बेसिकली नर्वस कोऑर्डिनेशन किस तरीके से परफॉर्म होता है। तो कोशिश की है कि आपको एक समराइज वे में समझा सकूं। अब चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ और स्लाइड्स पे देखते हैं कि नर्वस सिस्टम और नर्वस कोऑर्डिनेशन बेसिकली होता क्या है। लेट्स स्टार्ट। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन नर्वस कोऑर्डिनेशन और नर्वस सिस्टम। नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में मैं ओवरव्यू ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। नर्वस सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है कि जो पूरी बॉडी के मैकेनिज्म को, एक ऐसा इलेक्ट्रोक्रोमो मैकेनिज्म है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए पूरी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करवाता है, कंट्रोल करता है और बॉडी से क्या रिस्पॉन्स करवाना है अगेंस्ट डिफरेंट नेचर ऑफ स्टिमुलाई, उसको परफॉर्मेंस करवाता है। तो जब भी हम किसी कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो उस कोऑर्डिनेशन के अंदर दो या दो से ज्यादा चीजों की आपस में कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं। अब हम यहाँ पे नर्वस कोऑर्डिनेशन को जब देख रहे हैं तो साथ में हमें नर्वस सिस्टम के साथ साथ एक और सिस्टम मिलता है विच इज कॉमनली नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ लिंक कैसे हैं, दे आर लिंक्ड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आप सबको पता है एक ब्रेन का कंपोनेंट है, एक पार्ट है ब्रेन का जो कि पूरी बॉडी के सिस्टम्स को, फंक्शंस को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है और बॉडी से रिस्पॉन्स करवाने का काम भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम इन दोनों सिस्टम्स का कंपैरिजन कर लेते हैं और देख लेते हैं इन दोनों में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं इन कोऑर्डिनेशन और ड्यूरिंग द एक्टिविटी। अगर हम नेचर ऑफ सिग्नल की बात करें तो जो नर्वस सिस्टम का सिग्नल है वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। जैसे मैंने आपसे बात की इससे पहले कि हमें एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है जो कि न्यूरॉन्स लेके जाते हैं टूवर्ड सीएनएस और सीएनएस से वापसी इफेक्टर तक लेकर आते हैं थ्रू बाय द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। लेकिन
एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, अगर कोई स्टिमुलाई हमें मिलता है, यानी एंडोक्राइन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा इसके अंदर ग्लैंड्स की बात हो रही है और ग्लैंड्स को स्टिमुलस मिलेगा इनसाइड द बॉडी। अब यहाँ पे ग्लैंड्स को इनसाइड द बॉडी कोई भी स्टिमुलस मिलता है टू सिक्रीट द हार्मोन्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स इनसाइड द बॉडी। तो अगर उन्होंने ये हार्मोन सिक्रीट करने हैं तो उनके पास एक स्टिमुलस जनरेट होगा। अब वो स्टिमुलस उसी सेम पैटर्न पे काम करेगा जैसे नर्वस कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो सिग्नल ऑफ नेचर है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर वो है केमिकल हार्मोन्स, जबकि नर्वस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस से जो सिग्नल को कन्वे कर रहे थे फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस एंड देन अगेन बैक टू द अफेक्टर्स, ताकि रिस्पॉन्स कर सके बॉडी। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में ये सिग्नल की ट्रांसमिशन यानी केमिकल हार्मोन्स की ट्रांसमिशन किसी न्यूरॉन्स के थ्रू नहीं होती, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होती है, यानी ब्लड के थ्रू होती है। स्पीड ऑफ एक्शन की अगर हम लोग बात करें तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो स्पीड ऑफ एक्शन है वो काफी रैपिड और क्विकली परफॉर्म होता है, जबकि अगर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बात करें तो ये रिस्पॉन्स काफी ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस है। ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट, मतलब इसका इफेक्ट कितना लॉन्ग टर्म चलता है या पे शॉर्ट टर्म रहता है, तो उसके बारे में अगर हम देखें तो नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट में जो उसका रिजल्ट निकलता है, उसका रिस्पांस मिलता है वो काफी क्विक होता है। जैसे हमने बात करी कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट अगर टच हुआ है तो फौरन हमने पुल अवे करा अपना हाथ तो वो वहीं पे खत्म हो गया। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम में बात करें तो इसका जो रिजल्ट होता है वो काफी प्रोलॉन्ग्ड होता है और वो काफी ग्रेजुअल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्पीड ऑफ एक्शन। टारगेट एंड स्कोप में अगर हम लोग देखें तो जो नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उनका जो रिस्पांस है वो काफी हाईली लोकलाइज्ड है, मतलब जिस जगह पे जरूरत है तो वहीं पे रिस्पांस हो रहा है, थ्रू आउट बॉडी में रिस्पांस नहीं हो रहा। अगर हमने हाथ पीछे हटाना है तो सिर्फ हाथ ही पीछे हटेगा, हमारी पूरी बॉडी पीछे मूव नहीं करेगी। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम में बात करें तो ये जो टारगेट एंड स्कोप है, मतलब उसका जो रिस्पांस हो रहा है, हार्मोन्स की सिक्रीशन हो रही है, वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हो रही है और ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, तो वहां पे बॉडी वाइड एक एक्शन हमें देखने को मिलता है। जिस तरीके से एक सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, इसी तरीके से इस पूरे नर्वस सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है न्यूरॉन। बेसिकली जो हम ये नर्व इंपल्स की बात कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्सेस की बात कर रहे हैं, हम सिग्नल जनरेट की बात कर रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं, ये तमाम चीजें कैरी कौन करवा रहा है? ये करवा रहा है एक न्यूरॉन। न्यूरॉन बेसिकली एक ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है थ्रू आउट दिस नर्वस सिस्टम, नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो कि एक सिग्नल को जनरेट करवाना और उसको ट्रांसमिट करवाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी हम इसे कहते हैं द इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम विच इज न्यूरॉन। न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसे स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि रैपिड एक्शन परफॉर्म करते हैं और यूनि डायरेक्शनल होते हैं, मतलब ये सिंगल डायरेक्शन के अंदर परफॉर्मेंस करते हैं इन अ सिंगल वे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो जैसे आपको इस स्लाइड्स के अंदर इसकी डायग्राम नजर आ रही है, ये जो ब्रांचेस हैं, ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, ट्री की ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये बेसिकली एक दूसरे न्यूरॉन्स के साथ जब कनेक्शन करते हैं तो दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के साथ अटैचमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि जो इनका जो नर्व इंपल्स है उसको ट्रांसमिट कर सके। और इनकी ट्रांसमिशन होती ही ऐसे है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, और ये पूरी चेन न्यूरॉन्स की कनेक्ट हो जाती है अनलेस कि वो अफेक्टर ना आ जाए और उस अफेक्टर को ट्रांसमिट कर दें वो सिग्नल इन्फॉर्मेशन। बीच में जो इसकी ग्राउंडेड स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं सोमा, अ सेल बॉडी। इसके अंदर इसका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और कुछ ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि राइबोसोम क्लस्टर्स की वजह से मिलकर बने होते हैं। इस स्ट्रक्चर के बाद आपको जो एक इलोंगेटेड प्रोजेक्शन नजर आ रही है, इस प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सॉन। और इस एक्सॉन का काम क्या होता है? बेसिकली जो डेंड्राइट्स ने सिग्नल को कैरी किया था फ्रॉम एन अदर न्यूरॉन, उस सिग्नल को ये टेक अवे करते हैं टूवर्ड्स द टर्मिनल। टर्मिनल यानी जो न्यूरॉन है उसके एंड तक। अब ये पूरी प्रोजेक्शन जिसे हम एक्सॉन कह रहे हैं, ये एक्सॉन कुछ ऐसे इंसुलेटेड स्मॉल पार्ट्स ऑफ लिपिड से मिलकर बनी होती है जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट्स। ये माइलिन शीट्स अनमाइलिनेटेड कुछ ऐसे नोड्स से डिवाइडेड होती है, सेपरेटेड होती है, जिसको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, जहां पे वो सिग्नल्स अपने पोटेंशियल को चेंज करता है, जंप करता है और ट्रांसमिट होता है टुवर्ड्स द टर्मिनल ऑफ दैट न्यूरॉन। लास्ट में जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टर्मिनल ऑफ द न्यूरॉन। और न्यूरॉन्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। नंबर वन इज सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स व्हिच रिसीव द सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर एंड कैरी टुवर्ड्स द सीएनएस। जब भी हम इन्हें एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं, और इनके दरमियान कुछ अनदर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं जो कि इंटरमीडिएट रिले का काम करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ न्यूरॉन एंड द थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन इज मोटर न्यूरॉन्स। अब ये मोटर न्यूरॉन्स का बेसिकली काम क्या होता है? ये ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ब्रेन से जो भी रिस्पॉन्स करवाना होता है वो ब्रेन इन मोटर न्यूरॉन्स को अपनी इंफॉर्मेशन देता है आफ्टर प्रोसेस एंड आफ्टर डिटेक्शन एवरीथिंग, कि उस मसल से या उस ग्लैंड से हमें क्या परफॉर्मेंस करवानी है। तो ये जो मोटर न्यूरॉन्स सिग्नल को कैरी करते हैं या रिस्पॉन्स को कैरी करते हैं टुवर्ड्स द अफेक्टर, उन्हें हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। नाउ दिस इज द सिस्टमैटिक आर्किटेक्चर एंड पाथवेज ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम दो ऐसे सब सिस्टम के ऊपर कंसिस्ट करता है जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, सीएनएस और पीएनएस। अगर इन दोनों सिस्टम्स को हम डिवाइड करें तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसका बेसिक काम क्या होता है?
ये पूरी बॉडी का एक ऐसा कमांड सेंटर होता है जहां पे उस इंफॉर्मेशन का, उस स्टिमुलस का कि उसके अगेंस्ट में बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स परफॉर्म करना है, उसका डिसीजन लिया जाता है। जबकि अगर हम पेरिफेरल सिस्टम की बात करें, पीएनएस की, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू बिल्ड द कम्युनिकेशन बिटवीन रिसेप्टर एंड इफेक्टर। ये बेसिकली जो स्टिमुलस हमें मिलता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो ये कैरी करवाता है टुवर्ड्स द सीएनएस। सीएनएस कमांड सेंटर है, वो डिसाइड करता है कि क्या रिस्पॉन्ड करवाना है, और वो रिस्पॉन्ड यानी वो इंफॉर्मेशन वो दोबारा कैरी होती है टुवर्ड्स द अफेक्टर यानी मसल या ग्लैंड की क्या परफॉर्मेंस हमें रिस्पॉन्स के तौर पे शो करनी है। सो बेसिकली देयर इज अ कंट्रोल एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम विच इज परफॉर्म बाय सीएनएस एंड पीएनएस बोथ। और जो हम ये कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं बिटवीन अफेक्टर, रिसेप्टर्स एंड सीएनएस, सो ये कुछ ऐसे डिफरेंट पाथवेज में परफॉर्म होता है जो इनवॉलेंटरी भी होता है और वॉलेंटरी भी होता है समहाउ। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ नर्व इंपल्स। अभी तक हम बात कर रहे थे नर्व इंपल्स जनरेट होती है, स्टिमुलस मिलता है, वो जाता है, कैरी होता है टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन ये बेसिकली होता कैसे है, इसका एक फिनोमिना किस तरीके से परफॉर्म होता है। सो देयर आर डिफरेंट स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यहाँ पे उस सेल की बात हो रही है, यानी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की बात हो रही है, क्योंकि उसने एक्शन पोटेंशियल को कैरी करना है, उसने नर्व इंपल्स को कैरी करना है। अब जब कोई भी स्टिमुलस हमें नहीं मिला, तो वहां पे जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग पोजीशन पे है, और उसका जो वॉल्ट है वो है -70 मिली वॉल्ट। ऐसी स्टेज जहां पे जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग पोजीशन पे हो और नेगेटिवली चार्ज हो, यानी उसका जो पावर हो वो -70 मिली वॉल्ट के अराउंड हो, तो उसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आप अगर ग्राफ में भी देखें स्लाइड के अंदर, तो देयर इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि अभी तक हमें कोई स्टिमुलस नहीं मिला कि वो मेम्ब्रेन अपना एक्शन परफॉर्म करे। एक चीज आप लोगों ने अपने माइंड में क्लियर रखनी है कि जो सेल मेम्ब्रेन का बेसिकली काम क्या होता है, चाहे वो किसी भी सेल की मेम्ब्रेन हो, वो मेम्ब्रेन एज अ बैरियर काम करेगी, वो अपनी परमिएबिलिटी को शो करेगी अगेंस्ट सम कंपोनेंट्स। सो सेल मेम्ब्रेन के पास कुछ ऐसे सोडियम और पोटेशियम चैनल्स होते हैं जो कि सोडियम आयंस को और पोटेशियम आयंस को इन्फ्लक्स और रिफ्लक्स करवाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसी कोई स्टिमुलस उस मेम्ब्रेन के थ्रेशोल्ड लेवल को हिट करता है, अचीव करता है अराउंड -55 मिलीवॉट्स, तो वो तमाम सोडियम चैनल्स को ओपन कर देता है, और जितना भी सोडियम आउटसाइड द सेल होता है वो एंटर हो जाता है इनसाइड द सेल, यानी कि न्यूरॉन्स के अंदर। अब जैसे ही वो न्यूरॉन्स के अंदर सोडियम एंटर होता है, सोडियम आयंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे ही वो एंटर होता है तो वो मेम्ब्रेन को पॉजिटिव चार्ज कर देता है, जो कि पहले जब रेस्टिंग पोजीशन पे थी तो नेगेटिवली चार्ज थी, अब यहाँ पे वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और उसने एक ऐसी कंडीशन मेम्ब्रेन की बना दी जिसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, यानी उसने मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर दिया, जबकि वो जब रेस्टिंग पोजीशन पे थी तो वो क्या थी, पोलराइज थी। अब जैसे ही सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स कंप्लीट होता है, यानी सोडियम आयंस एंटर हो जाते हैं इनटू द न्यूरॉन, यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं, और इनसाइड प्रेजेंट जो पोटेशियम आयंस हैं उसको वो रिलीज आउट करते हैं, यानी उसको बाहर निकाल देते हैं न्यूरॉन से, ताकि जो पॉजिटिवली चार्ज मेम्ब्रेन अब बन गई है वो दोबारा से नेगेटिवली चार्ज हो सके। और इस स्टेप को हम लोग कहते हैं रीपोलराइजेशन। जो डीपोलराइजेशन पहले हुई थी, जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी, अब वो मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयंस की वजह से रीपोलराइजेशन के स्टेप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे ही ये पोटेशियम आयंस और सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स और रिफ्लक्स का प्रोसीजर कंप्लीट होता है, तो ये मेम्ब्रेन एक हाइपर पोलराइजेशन के स्टेप के अंदर जाती है। अब इस स्टेज के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो स्लाइटली नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब जैसे ये नेगेटिवली चार्ज होती है, तो अब मेम्ब्रेन खुद को एक और स्टेप के अंदर इन्वॉल्व करती है, विच इज नोन एज रीस्टोरेशन फेज। अब रीस्टोरेशन फेज में क्या होता है, जो सोडियम का इन्फ्लक्स और पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा था, ये एक ऐसे सोडियम पोटेशियम पंप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इस पूरी मेम्ब्रेन को रीस्टोर कर देता है, उसके चार्जेस को रीस्टोर करता है और उसको नेगेटिवली चार्ज कर देता है। आफ्टर रीस्टोरेशन ऑफ दी सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, जैसे ये रीस्टोर होते हैं और एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर मेम्ब्रेन आ जाती है, तो ये नर्व इंपल्स है वो प्रोपेगेशन के स्टेज में चली जाती है, यानी कि वो ट्रैवल करने लग जाती है टुवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल तक वो ट्रांसमिट हो जाता है वो नर्व इंपल्स, ताकि वो आगे मजीद ट्रैवल कर सके अनलेस कि वो अफेक्टर तक पहुंच जाए। तो ये हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म था नर्व इंपल्स का, जिसके अंदर नर्व इंपल्स किस तरीके से जनरेट होती है और कैसे ट्रांसमिट होती है टुवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन, और ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। सो नाउ दिस इज द केमिकल साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, मतलब है कि ऐसा नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन बिटवीन टू साइनेप्स। अब साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स एक ऐसा जंक्शन होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, मतलब एक ऐसा कम्युनिकेशन पॉइंट जहां पे नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, इसको हम कहते हैं साइनेप्स। ये जो आप स्लाइड में देख रहे हैं, दिस इज द केमिकल साइनेप्टिक ट्रांसमिशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। सो इसके कुछ स्टेप्स हम देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट में क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो पहुंचता है एक ऐसे प्री साइनेप्टिक
एक्सॉन टर्मिनल के पास, यानी कि ऐसा पहला न्यूरॉन जिसका जो एक्सॉन टर्मिनल है वो अब पोस्ट साइनेप्टिक के साथ जाके एक ऐसा साइनेप्स बनाएगा, एक ऐसा जंक्शन बनाएगा कि वो उस नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट कर सके इनटू द अनदर न्यूरॉन। सो जैसे ही वो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे पहुंचता है तो कुछ ऐसे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आइंस ओपन हो जाते हैं और वो कैल्शियम के आइंस को एंटर करवाते हैं इनटू द न्यूरॉन। अब जैसे ही कैल्शियम आयंस एंटर होते हैं टू द न्यूरॉन तो वहां पे जो वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो वेसिकल्स खुद को फ्यूज कर लेते हैं टू द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब जैसे ही वो फ्यूज करते हैं तो वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देते हैं टू द साइनेप्टिक क्लाफ्ट। अब जैसे ही डिफ्यूजन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होती है तो उसके बाद ही खुद को बाइंड कर लेते हैं टू द रिसेप्टर्स ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से जो डिफरेंट आयंस चैनल हैं वो ओपन रहते हैं और आयंस की मूवमेंट की वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है। आफ्टर द चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि आयंस की मूवमेंट की वजह से हो रहा था, अब हमें यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक रिस्पॉन्स अचीव हो जाता है। सो दिस इज द केमिकल साइनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर और नर्व इंपल्स। So now this is the detailing of the reflex action mechanism which is commonly also known as the reflex arc. नंबर 1 पे अगर हम देखें तो रिसेप्टर, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में कि किस तरीके से रिफ्लेक्स आर्क या फिर रिफ्लेक्स एक्शन का मैकेनिज्म परफॉर्म होता है किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट के टच होने की वजह से। इसकी अगर हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देख लें एक दफा तो नंबर 1 है रिसेप्टर। रिसेप्टर का काम आपको पता है क्या होता है, डिटेक्ट करना, एनवायरनमेंट में जो भी स्टिमुलस मिलता है उसको डिटेक्ट करता है ताकि वो एक नर्व इंपल्स को जनरेट कर सके, एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके। नंबर 2 है सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स वही न्यूरॉन्स होते हैं जो कैरी करते हैं टूवर्ड्स द सीएनएस। थर्ड आर इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन का काम ये होता है, ये एज अ इंटरमीडिएट रिले का काम करते हैं बेसिकली बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। मोटर न्यूरॉन्स का काम यही होता है कि वो किसी भी रिस्पॉन्स को ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से लेके जाते हैं टूवर्ड्स द अफेक्टर ताकि हमें वो रिस्पॉन्स करवा सकें। नंबर 5 वन इज अफेक्टर। अफेक्टर अब या तो हम नर्वस सिस्टम में बात करें तो कोई मसल होगा और अगर एंडोक्राइन सिस्टम में बात करें तो ग्लैंड होगा जो कि उस रिस्पॉन्स को एग्जीक्यूट करवाएगा। So this is the all mechanism of reflex action or reflex arc. Now this is the last slide which is the common clinical disease caused by the any abnormality in the nervous system. और जब भी हम ऐसी क्लिनिकल डिजीजेस ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो कुछ ऐसी कॉमन लीथल डिजीजेस हमें देखने को मिलती हैं लाइक पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस। इन कॉमन और लीथल डिजीजेस में हमें देखने को मिलता क्या है, जो न्यूरॉन्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से नर्व इंपल्स की जो ट्रांसमिशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है और स्टॉप हो जाती है और ये डिजीजेस कॉज हो जाती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। समझ आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।